मित्रों, दो विषय थे। इसके पहले एक विषय जो आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए हुए थे, वो वापस लौट रहे हैं छत्तीसगढ़। जब भी चुनाव होता है उसके पहले नक्सली ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले उन्होंने विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, और अब जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो उन्होंने दोबारा कोशिश की है। विधानसभा के चुनाव में उनके मंसूबे असफल हुए और लोकसभा के चुनाव में भी उनके मंसूबे असफल होंगे। विशेष चूंकि सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, इसलिए जब सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद हम और कोई टिप्पणी कर पाएंगे। इतना हम अवश्य कहेंगे कि नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और दिल्ली में बैठे हुए जो नक्सलवाद के बौद्धिक समर्थक हैं उनकी क्या टिप्पणी है इस नृशंस हत्या और हमले पर, यह हम सुनना चाहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इसके बारे में सघनता से विचार करेगी कि चुनाव शांतिपूर्ण हो और चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश सफल नहीं हो। मित्रों, एक दूसरा जो मूल विषय था जिस पर मेरी प्रेस थी, एक लिखित वक्तव्य आपको मिलेगा। 2014 के चुनाव 2014 की चुनौतियों पर हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सरकार चली है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, देश की असुरक्षा का भाव बढ़ा है, और पूरे भारत में भारत की छवि, भारत ही नहीं दुनिया में कलंकित हुई है, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। There is an utter sense of hopelessness in the country as to the manner in which India has been governed, and therefore there is a profound sense of change which is there in the country. चुनाव इन मुद्दों पर हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, राहुल गांधी से सवाल इन मुद्दों पर पूछे जा रहे हैं। इनका कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी के पास। इसलिए जानबूझकर इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी गलत तथ्यों के आधार पर। आरएसएस के बारे में हमले होते हैं, ये तो 70 के दशक का घिसा पिटा रिकॉर्ड था जो कब का फेल कर गया। अब राहुल गांधी के स्पीच लिखने वाले इतना भी होमवर्क नहीं करते कि 60 और 70 के दशक का घिसा पिटा रिकॉर्ड 2014 में नहीं चलेगा। मतलब दे हैव नथिंग बेटर टू ऑफर। ये इनकी दयनीय अवस्था है। क्योंकि राहुल गांधी ने गांधी जी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बारे में, संघ के बारे में कहा था, बाकी उनके खिलाफ शिकायत भी की गई है। लेकिन आज मैं गांधी जी के जो ग्रैंडसन हैं, श्री राजमोहन गांधी, उन्होंने सरदार पटेल की जीवनी लिखी है। इसकी फोटोकॉपी मैं आपको दूंगा, मेरे स्टेटमेंट में भी कोटेड है। इसके पेज 472 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पेज 472 ऑफ दिस बुक, रिटन बाय राजमोहन गांधी, ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी। सरदार पटेल की चिट्ठी 27 फरवरी 1948 की कोटेड है और मैं वो पढ़ रहा हूं। इसकी कॉपी आपको देंगे, इसकी फोटोकॉपी, और मेरे स्टेटमेंट का भी पार्ट है। पटेल टू नेहरू, 27 of February 1948. I have kept myself almost in daily touch with the progress of the investigation regarding Bapu's assassination case. I devote a large part of my evening to discussing with Sanjeev, head of intelligence and IG of Police Delhi,
the day's progress and giving instruction to him on any points that arise. All the accused have given long and detailed statements. It emerges clearly from these statements that RSS was not involved in it at all. It was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha that hatched the conspiracy and saw it through. ये राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की नेहरू जी को चिट्ठी का जिक्र किया है 1948 में, जो रोज पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करते थे, और बाद में जजमेंट आया, आपको मालूम है, अपील में कंफर्म हुआ, और जस्टिस कपूर कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, 1969 में उन्होंने उसको अलग से भी कंफर्म किया। यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या होती है दुर्भाग्यपूर्ण, और 1969 में भी जब कपूर कमीशन बनता है तब भी कोई फ्रेश एविडेंस नहीं आया। अब राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, उनकी सीमाएं मैं समझता हूं, लेकिन उनके स्पीच लिखने वाले होमवर्क क्यों नहीं करते, यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। मित्रों, बेबुनियाद इतिहास पर तो वो आरोप लगा रहे हैं। आज गुजरात में है, मोदी जी से सवाल पूछा है कि सरदार पटेल के बारे में कितना जानते हैं आप। अच्छा लगा ये सवाल आ रहा है। इसका उत्तर हम ये देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, सरदार पटेल को आप कितना जानते हैं। और चूंकि उन्होंने बेबुनियाद आरोप इतिहास का हमारे ऊपर लगाया है, तो आज हम इतिहास का एक सीधा सवाल तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। The BJP today is raising a fact of history in the shape of a question to Mr. Rahul Gandhi, and we will appreciate if he gives an honest answer. और मेरा सवाल यह है, सरदार पटेल 1950 में गुजर गए, मौलाना आजाद 1959 में गुजर गए। ये दोनों देश के बहुत बड़े सपूत थे। आजाद भारत में 17 साल जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, 16 साल इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही, 5 साल राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये 38 साल होता है। राहुल गांधी जी, कृपया करके ये बताइए, आपके परदादा जी नेहरू जी, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी और आपके पिताजी राजीव गांधी, इस 38 साल में उनकी सरकार ने सरदार पटेल को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? The BJP would like to ask from Rahul Gandhi, why in the 38 years long reign of the forefathers, the great-grandfather, the grandmother, and the father of Rahul Gandhi, that long regime of your family did not deem it appropriate to give Bharat Ratna to Sardar Patel? Why it was not even given to Maulana Azad, who died in 1959? और ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस परिवार के बाहर का एक व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, श्री नरसिंहा राव, तो उन्होंने 91 में सरदार पटेल को दिया और 92 में मौलाना आजाद को दिया। मेरे सामने पूरा चार्ट है साइड से, किसको किसको कब मिला है भारत रत्न। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। राजगोपालाचारी को मिला, सीवी रमन को मिला, राधा कृष्णन को मिला, भगवान दास को मिला, विश्वेश्वरैया को मिला, नेहरू जी को मिला, गोविंद वल्लभ पंत को मिला, बीसी रॉय को मिला, पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला, राजेंद्र बाबू को मिला, जाकिर हुसैन को मिला, शास्त्री जी को मिला, इंदिरा गांधी को मिला, वीवी गिरी को मिला, कामराज को मिला। अच्छा मिला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरदार पटेल को 1991 में क्यों मिला और मौलाना आजाद को 1992 में क्यों मिला? Mr. Rahul Gandhi, please explain. Today you are owning up Sardar Patel as of the Congress. Did your family not consider Sardar Patel
and Maulana Azad fit to be even given the Bharat Ratna? ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। झूठे आरोप तो इतिहास के आप बहुत लगाते हैं। इतिहास की इस सच्चाई का सामना करिए राहुल गांधी, और देश को इसका उत्तर दीजिए। हमारा यह आरोप है कि सरदार पटेल की जितनी बेइज्जती नेहरू खानदान ने करने की कोशिश की है वो की है। Every attempt has been made to sideline the legacy of Sardar Patel in the history of contemporary India. उनके ऊपर झूठा आरोप लगाना, उनको कम्युनल कहना, वामपंथियों के दबाव में सरदार पटेल के पूरी लीगेसी को अंडू करना। राहुल गांधी, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। 455 इस देश की रियासतें थी, लगभग 454 को सरदार पटेल ने हैंडल किया, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक आपके परदादा जी नेहरू जी हैंडल किए, कश्मीर, आज तक हम झेल रहे हैं। ये इतिहास की सच्चाइयां हैं। राहुल गांधी, जिसका उत्तर दीजिए। देश आपका इससे उत्तर जानना चाहता है, और मैं कोई भी इतिहास के उत्तर राहुल गांधी से मांग रहा हूं तो जो उनके बड़े गुणी मंत्री बाएं दाएं बैठते हैं, जो उनकी बात में राग दरबारी गाने लगते हैं, ये सवाल उनके लिए भी है। कृपया करके बताइए, सरदार पटेल और मौलाना आजाद को आपने भारत रत्न के लायक क्यों नहीं उचित पाया? मैं नरसिंह राव का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अजीब विडंबना है कि कांग्रेस वाले नरसिंह राव को भूल चुके हैं। वो कांग्रेस के हैं भी नहीं, उनका नाम कभी दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन जो इतिहास की सच्चाई है, मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख दूं। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपको कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा। इसकी हाँ, एक बात और कहनी थी। गांधी जी के एक दूसरे ग्रेट ग्रैंडसन ने भी आज सीख दी है श्रीमान राहुल गांधी को। कृपया करके गांधी जी के विषय को अपनी पॉलिटिक्स के लिए न उठाएं। उनका नाम है श्री कृष्ण गांधी। आपको मालूम है, ये सुमित्रा कुलकर्णी के लड़के हैं। सुमित्रा कुलकर्णी गांधी जी की ग्रैंड डॉटर रही हैं। ये IIM में प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। तो आज मैंने गांधी जी के 2 ग्रैंड सन्स की बात आपके सामने कही। द रियल ग्रैंड सन्स, वन द ऑथर, अदर द अदर ग्रैंड सन व्हाट दे फील। शायद अगर जो पॉलिटिकल गांधी हैं, राहुल गांधी, थोड़ा होमवर्क करते तो ऐसी बातें नहीं कहते। थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। Mr. Aishwarya Kapoor. I'll come to that separately. Any other questions on what I have raised today? Or I should, this is a historical fact, no question is needed. Anyway, go ahead. I think Shri Ram Madhav has already explained that. For RSS, the nation is more important. That's what he has said. For RSS, a change is needed for the country. That's all they have said. And we should accept it there itself. So surely, Mohan Bhagwat has also stated that the country needs a change and we have to work for the sake of a cause for the country. That's all. जी नहीं, इसमें कोई व्यक्तिवाद का सवाल नहीं है। बीजेपी समष्टि में विश्वास करती है, चर्चा करके निर्णय करती है। हमारे यहाँ कोई परिवारनिष्ठ पार्टी नहीं है। जस्ट अ मिनट, आई विल कम टू दैट। ही हैज रेज्ड हैंड अर्लियर। ऐसा है, शिवसेना के साथ हमारा 30 वर्ष पुराना गठबंधन है। बहुत पुराने प्रामाणिक गठबंधन है। हम उस गठबंधन का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे सिस्टम से कहाँ कैसे बातचीत होती है सभी जानते हैं। मुझे उसके लिए कोई साधारण रूप से बताने की जरूरत नहीं है। हम उद्धव ठाकरे जी का बहुत सम्मान करते हैं और शिवसेना से अपने रिश्तों पर हमें बहुत गर्व है। मेरे ख्याल में अरुण जेटली बोल चुके हैं
कि जो टीवी के माध्यम से खिलते हैं वो कभी कभी टीवी के माध्यम से गिरते भी हैं। अरुण जेटली ने एक और बात कही है, मेरे ख्याल में जमीन पर लड़ाई हमारी कांग्रेस से है, टीवी स्पेस पे उनका नाम ज्यादा है। बस मिस्टर वेंकट, बियॉन्ड साउथ, this information I am getting from you. We don't talk to our allies through our eminent friend Mr. Venkat. We talk to them directly. All right, you have given us, I take note of it. Mr. Rajiv, Mr. Rajiv. Well, our alliance with Haryana Vikas Party is very much there. That's how I see it. Beyond that, I have nothing to comment. आम आदमी पार्टी आरोप के अलावा लगाती क्या है? अब तो उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है, मीडिया को बिका हुआ बताते हैं। हम तो आपकी आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं, आपका अधिकार है हमारी आलोचना करना, लेकिन मीडिया का अपनी रणनीति के अनुसार दुरुपयोग और बाद में सार्वजनिक रूप पर मीडिया का विरोध, तो अगर वो मीडिया के ऊपर भी खुलेआम आरोप लगाते हैं, तो अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नामिका, राज ठाकरे के साथ कोई गठबंधन नहीं है, स्पष्ट करना चाहता हूं। राम कृपाल यादव से मेरी मुलाकात हुई है, कल वो 12 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए, जहां तक है चुनाव में हम सारी चर्चा करके निर्णय करते हैं। कई लोग बीजेपी के विचारधारा और बीजेपी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर सामने आते हैं, जिनकी छवि अच्छी है, तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। किसको कैसा कितना टिकट मिलेगा ये बीजेपी की चुनाव समिति तय करेगी। राधिका जी, राधिका। In terms of my information, as of now, no decision has been taken. You will come later on. Someone raised hand here, I suppose. Yeah, all right, go ahead. The very fact that the Congress would not have given was a wishful thinking. Congress was bound to give. Therefore, the way they have sought to safeguard, and therefore the question should be asked to Rahul Gandhi, because he was taking a high moral ground always. सुलेखा जी, आपको मैंने साफ बताया है, बीजेपी का पुराना प्रामाणिक गठबंधन सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के साथ। अब कोई और कुछ बोलता है तो हम तो क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ये उनकी घोषणा है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, ये तो पूरा देश चाह रहा है, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं? मैंने सुना है कि राहुल गांधी के बहुत से सहयोगी भी चाहते हैं, मुझे खबर है, प्रामाणिक स्रोतों से है, कि देश को ही बचा सकते हैं। तो मुझे वो नहीं कहना है, लेकिन जहां तक सवाल ये है कि पॉलिटिकल अलायंस की बात है, शिवसेना के साथ हमारा अलायंस है, बहुत पुराना है, सम्मानीय है, और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। मिस्टर एक मिनट मजूमदार जी विल कम टू यू। मजूमदार जी, प्रखर मिश्रा, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, 1 मिनट। मिस्टर प्रखर मिश्रा, पहली बात बता दूं कि
शकील अहमद तो अपनी मधुबनी बचा नहीं सके, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। हमारे सूबे से आते मैं जानता हूँ, हमारे मित्र हैं, तो उनके अंदर जो जबरदस्त खींच का भाव है, मैं उसका अलाउंस देता हूँ उनको, कोई आपत्ति नहीं है। मधुबनी से वो लड़ते रहे हैं, इस बार लालू ने वो सीट झपट ली उनसे। लेकिन जहां तक सवाल उठता है हमारे नेताओं का, अगर आपने देखा होगा, चाहे वो लालजी टंडन हो या कोई हो, सबों ने स्पष्ट कहा है कि इस बारे में सारा मीडिया का इमेजिनेशन है, फिगमेंट है, पार्टी की चुनाव समिति तय करेगी, इसलिए उसको वहीं पर सम्मानपूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, मैं शकील अहमद की एक और परेशानी समझ सकता हूं कि देश में जो भाजपा के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक बड़ी हवा बनी है, उस बेचैनी में उनको कहीं ना कहीं कुछ सुकून की जरूरत पड़ती है। तो ये सुकून की वो कोशिश करते हैं, तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। मिस्टर मजूमदार, हाँ, जो आपने रामकृपाल जी के बारे में कहा है, किसको कहां कैसे टिकट मिलेगा, ये पार्टी की चुनाव समिति तय करती, मालूम है आपको। मतलब आपका प्रश्न तो बड़ा अजूबा प्रश्न है। कल मैं एक अजूबा सिनेमा देख रहा था, तो कोई भी, मैंने पहले भी बताया कि कई तो भाजपा की धुर विरोधी भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके इस प्रश्न का एक दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि कोई रिश्ता, कोई अलायंस नहीं है। हमारी प्रामाणिक रिश्तेदारी, चुनावी समझदारी, सम्मानजनक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के साथ है। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, अब इससे अधिक कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, या मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, राहुल साहब। We'll have to examine as to what are the do's and don'ts they propose to give. We'll examine it. Any direction of election commission is most welcome. But as a student of India's electoral laws and the model code of conduct, I would urge the election commission that newer form of campaign are emerging, and there's a need to respond by the commission of those newer form in equally a manner consistent with the needs of modern times. मिस्टर रविंदर, अलायंस के बारे में कोई होगा तो आपको हम बताएंगे। मिस्टर रविंदर, लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। रविंद्र जी, आप जब भी प्रश्न पूछते हैं, इतना सारगर्भित होता है कि सीधा उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाता हूं। मुझे कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, संवाद करके उसका उत्तर दूंगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।